हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। इसके पिछले सेकंड वीडियो में मैंने आपको किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा जगत, ये दो जगत हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरे जगत को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो है जगत कवक यानी फंजाई। देखिए फंजाई आप लोग हर कोई देखे होंगे। कवक जो है, आप पुरानी रोटी देखते होंगे जो नम रखी हुई है, नम करके रखी हुई है, या बरसात के दिनों में रोटी रखी हुई है, डबल रोटी रखी हुई है, तो उनमें आपने कवक लगते हुए देखा होगा। तो जैसा हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि कवक को शुरू में जब द्विजगत वर्गीकरण किया गया था तो इसको पादप में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि इसके कोशिकाओं में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, भले ही वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, लेकिन चूंकि कोशिका भित्ति होती है इसलिए पहले इसको पादप में शामिल किया गया था। उसके बाद एक तीसरा किंगडम बनाया गया मोनेरा, फिर चौथा किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा, और ये पांचवा किंगडम जो बनाया गया वो फंजाई है। और इस किंगडम को बनाने का श्रेय जो है R.H. व्हिटेकर को ही जाता है, जिन्होंने 5 किंगडम वर्गीकरण को फाइनली दिया था। अब कवक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए कवक जो है नम स्थानों में ग्रो करता है। कवक की वृद्धि के लिए नमी का होना आवश्यक है, उसके साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 25 डिग्री 30 डिग्री या उससे ऊपर थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम रहता है तापमान, तो फिर वो कवक की वृद्धि वहाँ पर नहीं हो पाती है। साथ में नमी होना चाहिए। यही कारण है कि जब किसी कवक के कारण से हमको स्किन रोग भी हो जाता है, कोई त्वचा रोग हो जाता है, जैसे एक्जिमा है, दाद है, खाज है, खुजली है, तो डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट करता है कि आप उस स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सूखा रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सूखा रखेंगे कवक का ग्रोथ उतना कम रहता है ना। गीले स्थानों पे कवक का ग्रोथ जल्दी होता है, इसीलिए ग्रोइन वाले पोर्शन पे, ये जो हमारे नीचे वाले अंग हैं उनमें जहाँ पर पसीने की ज़्यादा मात्रा होती है, गीलापन हो जाता है, वहाँ पर कवक की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ही ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हैं, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर वो नम और गर्म स्थानों पे रखे हैं तो उनमें कवक की वृद्धि जल्दी हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को फ्रिज में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फ्रिज में एक तो तापमान कम होता है, साथ में वहाँ पर नमी भी कम होती है, क्योंकि फ्रिज और एसी की विशेषता होती है कि नमी वो कम कर देता है खींच करके, है ना। तो ये कवक है जिसके बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। परपोषी जीवों में कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, इस कारण से ये परपोषी है और स्वपोषी नहीं है। ये स्वतंत्र जीवी भी है, मृतोपजीवी भी है, परजीवी भी है, कई प्रकार का अपना जीवन ये यापन करता है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई हैं। ये आपने जरूर देखा होगा, मशरूम खाया भी होगा शायद, है ना। तो मशरूम जो आप खाते हो वो, और एक टोडस्टूल जो कुकुरमुत्ता है, ये आप लोग देखेंगे बारिश के दिनों में थोड़ा सा ऐसे जहाँ पर लकड़ी वकड़ी पड़े रहते हैं, तो लकड़ी के ऊपर विशेषकर ऐसे पीले रंग का एक छत्रक निकल आता है, मशरूम, है ना, थोड़ा सा बड़ा सा चौड़ा सा होता है, वो टोडस्टूल है। और ये बहुत जहरीला होता है, ठीक है। अगर इसको कोई खा लेगा ना तो या तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा या वो मर ही जाएगा। लेकिन जो मशरूम आप खाते हो वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, थोड़ा सा उसका शेप थोड़ा सा राउंड टाइप का होता है और वाइट कलर का होता है। लेकिन अगर आपको पहचानना नहीं आता है कौन सा मशरूम खाने लायक है, तो आप बिल्कुल उसको निकाल करके ला के खाने का प्रयास मत करिए। मार्केट में ये आते हैं पैकेट्स में खाने वाले मशरूम, लोग इसका मशरूम पालन भी करते हैं, वहाँ से आता है, तो वो आप खरीद के खा लीजिए, उसमें आपको खतरा नहीं है, वो खाने वाले मशरूम ही होते हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण से होते हैं। देखिए सरसों की जो प्रजाति है वो ब्रेसिकेसी फैमिली की है, ठीक है। तो इसमें एक वाइट रस्ट करके एक बीमारी पैदा हो जाती है, सफ़ेद रस्ट, ठीक है। ये होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसको सिस्टोपस भी कहते हैं। ये एक फंजाई का नाम है। ये सरसों और उनके जैसे दूसरे पौधों में ब्रेसिकेसी फैमिली में विशेषकर वो वाइट रस्ट डिजीज़ पैदा करता है। तो सफ़ेद सफ़ेद जो दाने होते हैं उसमें छोटे छोटे, वो एक्चुअली उसके स्पोर्स होते हैं जो उसकी पत्तियों में और तने के ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो ये फंगस है, सिस्टोपस या एल्बिगो कैंडिडा, जिसके कारण से ये होता है। कुछ एक कोशीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो रोटी बनाने के लिए नहीं बल्कि डबल रोटी बनाने के लिए, ठीक है। और साथ में बियर, या केवल बियर नहीं बल्कि जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक हैं उनको बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है
फर्मेंटेशन करता है और उससे एल्कोहल बनता है, और फर्मेंटेशन से CO2 भी बनता है, जिसके कारण से जो डबल रोटी है वो पफी हो जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण से होता है। देखिए, फंगस के कारण से जो रोग होते हैं उससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे गेहूं में एक रोग होता है, उसे कहते हैं ब्लैक रस्ट। ये जहां पर कीट रोग लिखा है वही है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये एक फंगस के कारण से होता है, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, उसका पूरा नाम है। पूरे दाने जो है गेहूं के, उसकी जगह में काले काले स्पोर्स भर जाते हैं और वो पूरे गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। मैंने पिछले सेकंड वीडियो में एंटीबायोटिक क्या है बताया था। ये एक सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होता है, दूसरे सूक्ष्म जीव को, विशेषकर जीवाणु को मारने का काम करता है। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, जिससे पेनिसिलिन निकलता है, वो एक प्रकार का ब्लू ग्रीन कलर का फंगस होता है। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधों सभी जगह पाए जाते हैं, इनके ऊपर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। देखिए, गर्म और नम स्थान, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड का होना भी ज़रूरी है। अगर वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं उग पाएगा फंगस। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पर नमी नहीं है और टेम्परेचर कम है। हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई कारण खराब होने से बचाते हैं। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, किसी भी जीव में, किसी भी कोशिका में जो होने वाले एंजाइम्स हैं काम करने वाले, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होने लगती है। क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी सही ढंग से 25-30 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री तक होता है। इसलिए उतने कम टेम्परेचर में एंजाइम्स की क्रियाशीलता कम हो जाती है और बैक्टीरिया, फंगस, इस टाइप के जो जीव हैं वो उसमें वृद्धि नहीं कर पाते हैं, और आपका जितना भी फूड मटेरियल है, सब्जी भाजी, फल फ्रूट, जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रह जाते हैं। फंजाई तंतुमय हैं, लेकिन इस जो एक कोशीय है इसका अपवाद है। देखिए, फंगस इस तरह से जो है ये माइसीलियम के बने होते हैं, इसको तंतु कहते हैं, ठीक है। लेकिन ईस्ट जो है वो एक कोशी है। ईस्ट के बारे में तो आप जानते हैं। एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, उसका नाम है सिनकाइट्रियम, ठीक है, सिनकाइट्रियम। ये भी एक कोशी फंगस है और ये आलू में ब्लैक वाट डिजीज पैदा करता है। वाट का मतलब होता है मस्से, तो मस्से जैसे हो जाते हैं काले काले आलू में, ब्लैक वाट डिजीज ये पैदा करता है सिनकाइट्रियम। तो ये भी एक कोशी फंगस है। इसके अलावा ईस्ट तो आप जानते ही हैं एक कोशी है। लेकिन बाकी में जो होते हैं ये तंतु होते हैं। इन तंतुओं को अपन हाइफी कहते हैं, ठीक है, हाइफी। और इसका जो ग्रुप होता है, जाल होता है, उस जाल को अपन माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, इस जाल को अपन माइसीलियम कहते हैं। तो इस तरह से बने होते हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए, इसका जो माइसीलियम का अंदर वाला भाग है ये कोशिका है चूंकि, है ना, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिनमें अंदर में कोई विभाजन नहीं होता, ये शुरू से आखिरी तक एक ही होते हैं, ठीक है, ये, और इसकी जो बहुत सारे केंद्रक हैं उस इसके अंदर आपको घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे माइसीलियम को अपन कहते हैं एसेप्टेट या पट रहित माइसीलियम। इसमें बीच में पट नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरी अंदर से एक ही कोशिका है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको सिनोसिटिक कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जिस कोशिका में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसे बहुकेंद्रकी, एक से ज़्यादा केंद्रक हैं तो बहुकेंद्रकी, जिसको सिनोसिटिक कहते हैं, सिनोसिटिक, है ना, पौधों में, और जंतुओं में उसको सिनसाइटियल कहते हैं। तो चूंकि फंगस जो है पादप जैसा है इसलिए हम इसको सिनोसिटिक कह सकते हैं। तो वे कवक तंतु जिसके अंदर पट नहीं है और बहुत सारे केंद्रक आपको घूमते हुए दिखेंगे तो आप उनको सिनोसिटिक माइसीलियम कह सकते हैं। तो जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज ये 2 ऐसे कैटेगरी हैं, ऐसे 2 क्लासेस हैं इसके फंगस के, जिसमें इस तरह के बिना पट वाले माइसीलियम पाए जाते हैं। लेकिन जो बाकी हैं जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 3 ऐसे क्लास हैं जिसमें इसके बीच बीच में से पट पाए जाते हैं, ऐसे पट, ठीक है। इन पट को सेप्टा कहते हैं, इसलिए ऐसे माइसीलियम को सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। और इसमें अंदर में एक एक केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एक एक केंद्रक के रूप में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। और कभी कभी रिप्रोडक्शन के समय एक का केंद्रक दूसरे में चले जाता है तो कुछ समय के लिए द्विकेंद्रकी हो जाते हैं ये,
ठीक है, डाइकैरियन कंडीशन। लेकिन उसके बाद फिर वो फ्यूज हो जाते हैं कुछ समय बाद दोनों केंद्रक, तो फिर एक केंद्रक हो जाता है वापस, वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि ये जो सेप्टम है इसके बीच में ऐसे छिद्र होते हैं, यहाँ बीच बीच में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से जो कोशिका द्रव्य है एक से दूसरे कोशिका में ऐसे आवागमन करते रहता है। तो ये सेप्टेट माइसिलियम है जो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में है, और जो बिना सेप्टम वाला है वो जाइगोमाइसिटीज में है और ओमाइसिटीज में है। जाइगोमाइसिटीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है राइजोपस या म्यूकर, जो आपकी रोटी में, डबल रोटी में उगाता है, जैसे आप नमी में छोड़ देते हैं रोटी को। तो ठीक है, फंजाई तंतुमय है लेकिन ईस्ट एक कोशी है, इसका अपवाद है। लंबी पतले धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। ठीक है, कवक तंतु को हाइफी कहते हैं। कवक तंतु के जाल को माइसिलियम कहते हैं, कवक जाल। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसे संकोशी कवक तंतु कहते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सेप्टम नहीं है वहां पर की बात कर रहा है, उसको सिनोसिटिक या संकोशी कहते हैं। एक से ज्यादा केंद्रक अंदर में घूमते हुए दिखेंगे। लेकिन अब अन्य कवक तंतु में पट होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो पट वाले सेप्टेट माइसिलियम में मैंने आपको बताया, और इनका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। बायोमॉलिक्यूल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा, इंग्लिश का तो मैंने खत्म कर दिया है 11वीं 12वीं दोनों का, हिंदी वाला जैसे ही खत्म होगा तो मैं कोटा के नोट्स जितने भी हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, उनके आधार पे इसको पढ़ाना चालू करूंगा बायोलॉजी को। तो थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको लेने वाला हूँ आगे चल के। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। वे मृत बस्ट्रेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। देखिए, ज़्यादातर फंगस जो होते हैं मृतोपजीवी हैं। मतलब क्या कि जो मरा हुआ चीज़ है, जंतु है या पादप है या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको ये लोग एंजाइम सीक्रेट करके और सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है और ये सब चीज़ें हैं, प्रोटीन वगैरह, उनको डाइजेस्ट करके उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये मरे हुए को सड़ा के एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, जो फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। और परजीवी जो है बीमारी भी पैदा करते हैं। जैसे मैंने अभी गेहूं में बताया कि ब्लैक रस्ट डिजीज पैदा होता है ना, वैसे बहुत सारे हैं, अल्टरनेरिया सोलेनाई है ना, और भी बहुत सारे फंगस हैं। मानव में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे ज़्यादातर ये स्किन डिजीज पैदा करते हैं, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, इस टाइप के, जैसे ट्राइकोफाइटॉन ये पैदा करता है रोग, है ना। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। अब क्या लिखा है इसको समझिए। देखिए, आप लोगों ने लाइकेन का नाम सुना होगा। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक इन दोनों के बीच का सहजीवन होता है। कवक जनरली बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में से होते हैं। शैवाल जनरली ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल और ब्लू ग्रीन शैवाल, ज़्यादातर हरे शैवाल और एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और नीले हरे शैवाल का बेसिडियोमाइसिटीज फंगस के साथ होता है। तो ये कॉम्बिनेशन लाइकेन कहलाता है। देखिए, लाइकेन जो है किसी ऐसे जगह में भी वृद्धि कर लेता है जो एकदम सपाट रहता है, उसमें कोई भी हरे पौधे या किसी प्रकार का जीवन नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई चट्टान है या पत्थर है, ऐसे में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो कवक है ना, वो हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है और शैवाल को देता है, और शैवाल उसका प्रयोग भोजन बनाने में करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो दोनों को भोजन उपलब्ध हो जाता है और दोनों एक दूसरे के हेल्प से जीवित रहते हैं। तो ये ऐसे जगह पे उग जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं उग सकता है ना। तो वो लाइकेन है। लेकिन लाइकेन जो है SO2 का जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण, वहाँ पर नहीं उग सकते हैं। ये दिक्कत है लाइकेन के साथ, ठीक है। उच्च वर्गीय पौधों में कवक मूल, ये क्या चीज़ है? इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। नाम सुना भी होगा शायद आपने अब माइकोराइजा के नाम से। देखिए, ये क्या होते हैं? जैसे पाइनस है ना। पाइनस आप नाम सुने होंगे, कोन शेप पौधा होता है जो ठंडे इलाकों में हमारे जम्मू कश्मीर में उगते हैं। तो ये मान लो कि ये जो है आपका ये है पाइनस का पौधा है।
और इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ों में ना रूट हेयर नहीं होते। रूट हेयर क्या है? मूल रोम। मूल रोम क्या होते हैं? ये ना पानी और मिनरल अवशोषित करते हैं। रूट हेयर्स एक कोसी छोटी छोटी खूंटी जैसे होते हैं, लेंस लगा के देखोगे तो दिखेंगे जड़ों में, बाकी पौधों में। तो ये जो रूट हेयर हैं ये जल और खनिज तत्व अवशोषित करके पौधे को देते हैं, लेकिन पाइनस के पौधे की जड़ों में ये नहीं बन पाते हैं रूट हेयर्स, तो वो मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसके जगह में जो कवक है ना वो इसके ऊपर ऐसे जाल जैसा बना के ग्रो कर जाता है रूट के ऊपर। तो इसी को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या करता है? कवक जो है ये वही काम करता है जो रूट हेयर का काम है, जल और खनिज तत्व को अवशोषित करके पौधे को देता है और बदले में पौधे से वो जो है फूड मटेरियल पाता है। तो इस तरह का एसोसिएशन भी कवक का बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होता है जनरली उच्च पादपों के साथ, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। फंगस में जनन कायिक जनन में खंडन विखंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। देखिए जितने भी ये वाले हैं तंतु वाले हैं, इनमें तंतु जो है टूट जाते हैं और नए तंतु बना लेते हैं। ये खंडन विखंडन दोनों लगभग यही शब्द है, ठीक है। लेकिन मुकुलन क्या है? देखिए खंडन में तो यही है, ये जो तंतु है। विखंडन में एक कोशी है, जैसे ईस्ट है। ईस्ट जो है विभाजन करके 2 कोशिकाएं बना लेगा तो विखंडन हुआ। मुकुलन में क्या होता है? जैसे ईस्ट है, ये उसका केंद्रक है, तो एक छोटा सा मुकुलन बनेगा, बड, इसमें इसका न्यूक्लियस चला जाएगा। अब ये बड जो है अलग हो जाता है और नया ईस्ट बना लेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये बड जुड़ा रह जाता है, नीचे से एक और बड बनता है तो ये ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है, ऐसा तो एक माइसीलियम जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे स्यूडो माइसीलियम कहते हैं। बाद में ये बड अलग अलग हो जाते हैं। तो बड के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन वो ईस्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। बीजाणु मतलब स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होते हैं? जनरली स्पोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन से बनने वाले स्पोर्स और दूसरे होते हैं लैंगिक जनन से बनने वाले स्पोर्स। लैंगिक जनन से बनने वाले स्पोर्स आपको एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज इनमें देखने को मिलेंगे। उनमें एस्कोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स ये बनते हैं, ये लैंगिक प्रजनन से बनते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन से जो बनते हैं वो जनरली स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। जैसे कि आपका ये है आपका राइजोपस, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये सिरे पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक आ जाते हैं, ठीक है, और इनमें एक एक ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं केंद्रकों के चारों तरफ। एक एक स्पोर में बहुत सारे केंद्रक हो सकते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें धानी बीजाणु कहते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि ये स्पोरेंजियम बना है और स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स बने हैं, ठीक है। तो धानी बीजाणु बने। और चल बीजाणु क्या होते हैं? इनको जूस्पोर्स कहते हैं। जूस्पोर्स का मतलब है जिनमें फ्लैजेला पाई जाती है और ऐसे स्पोरेंजियम में ही बनते हैं जिसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं इनमें ऐसे फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो ये गतिशील होते हैं लेकिन पतली भित्ति के होते हैं और केवल अनुकूल परिस्थिति में ही बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी में भी जो स्पोर्स बनाते हैं, चाहे वो फंगस है या कोई और प्रजाति है, तो उनमें जूस्पोर ही केवल गतिशील होते हैं, वो चलनशील होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास फ्लैजेला हैं, लेकिन वो केवल अनुकूल परिस्थिति में बन सकते हैं क्योंकि उनकी भित्ति बहुत पतली होती है, वो प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं झेल सकते हैं। लेकिन बाकी जो है जैसे कि एप्लेनोस्पोर है, हिप्नोस्पोर है, एकाइनीट है, ये क्रमशः मोटे होते चले जाते हैं और ये ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते हैं। लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। देखिए ऊस्पोर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो एक ये है राइजोपस है, ये भी राइजोपस है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये गैमिटेंजियम बनाते हैं, ठीक है। निषिक्तांड कैसे बनता है बता रहा हूँ मैं आपको। तो गैमिटेंजियम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसमें बहुत सारे केंद्रक आ गए, है ना। इधर से भी गैमिटेंजियम बना, इसमें भी बहुत सारे केंद्रक आ गए। फिर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इधर के केंद्रक इधर के एक एक केंद्रक ऐसे आपस में संलयित हो जाते हैं। फिर इसके चारों तरफ जो है एक 5 लेयर का बना हुआ मोटा सिस्ट बन जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड ऊस्पोर, ठीक है, निषिक्तांड। अब इसमें केंद्रक जो है डिप्लॉयड कंडीशन में है, चूंकि फ्यूज हुए हैं, संलयित हुए हैं, इसलिए डिप्लॉयड कंडीशन में है।
अब ये प्रतिकूल परिस्थिति को झेलेगा। उसके बाद जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, नमी मिलेगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं, मध्यम में, और ऑर्गेनिक फूड में पड़ेगा, तो ये जो सिस्ट है ये फट जाएगा, यहाँ से एक जर्म ट्यूब निकलेगा और सारे केंद्रकों में मियोसिस होकर वापस हेप्लॉइड हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और फिर ये आगे चल के अपने विभाजन द्वारा और स्पोर्स द्वारा फिर से नए जनरेशन को पैदा करते हैं। तो ये जो सिस्ट बना हुआ है ना, ये oospore कहलाता है। उसी तरह से एस्कस बीजाणु एस्कोस्पोर जिसको कहते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में बनते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये लैंगिक प्रजनन से बनने वाले बीजाणु हैं, और ये इनमें एनी हाउ कहीं ना कहीं मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और तब जाके नया जनरेशन इनसे बनता है। क्योंकि जितने भी कवक है ना, सभी के कवक जो हैं, सभी कवक के जो केंद्रक हैं वो हेप्लॉइड कंडीशन में है, इसलिए उनको निषेचन के बाद, डिप्लॉइड होने के बाद जो है मियोसिस कराना पड़ता है। ठीक है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। फलनकाय का मतलब होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जैसे कि मशरूम एक फ्रूटिंग बॉडी है ना। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। ठीक है, पहला है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक गैमीट है, ये एक गैमीट है, इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक है, तो सबसे पहले इनके साइटोप्लाज्म मिक्स हुए। ठीक है, तो इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर इनका केंद्रक जो है संलयित होते हैं, इसको कैरियोगेमी या केंद्र संलयन कहते हैं। फिर जो है इसमें चूंकि डिप्लॉयड हो गया केंद्रक, तो इसमें मियोसिस होता है, डिप्लॉयड से वापस हेप्लॉयड बनाने के लिए मियोसिस होता है, तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म मिक्स हुए, प्लाज्मोगेमी, फिर दोनों का केंद्रक मिक्स हुए, इसको कैरियोगेमी या केंद्र संलयन, और तीसरा युग्मनज में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु का बनना। लैंगिक जन्म में संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 कवक तंतु पास पास आएंगे और संलयित होंगे। ठीक है, कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। अब ये क्या है देखिए, समझ लीजिए, मैंने बताया है वैसे, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि ये 2 फंगस के माइसीलियम हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो पास पास आते हैं, फिर इसके एक का केंद्रक दूसरे में चला जाता है, ये केंद्रक आ गया और पहले से एक केंद्रक है, तो कुछ समय तक ये दोनों केंद्रक अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 केंद्रक अलग अलग रहते हैं ना, उस अवस्था को द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। इसी को डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं। बाद में दोनों केंद्रक आपस में जुड़ करके संलयित होकर डिप्लॉयड केंद्रक बनाते हैं, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ समय के लिए दोनों केंद्रक अलग अलग रहते हैं, उस कंडीशन को द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। बाद में ये पैतृक केंद्रक संलयित हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन यानी मियोसिस होता है और अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो संलयित केंद्रक हैं उनमें मियोसिस हो जाता है, फिर एक एक जो है उसके स्पोर्स बन जाते हैं, उन्हीं को अपन अगुणित स्पोर यानी कि एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर कहते हैं। कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजन करने का आधार बनाते हैं। तो हम जाइगोमाइसिटीज, ज़ूमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये इसी आधार पे हम अलग अलग तरीके हैं थोड़े थोड़े, उनके आधार पे इनको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ कवक के स्ट्रक्चर हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मशरूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला था, ये वाला स्ट्रक्चर जो था, ये है आपका राइजोपस और दूसरा एस्परजिलस है। ठीक है, और तीसरा जो है ये आपका एगेरिकस है, ये खाने वाला मशरूम है, इसी को खा सकते हैं अपन। ठीक है, अब पहला ग्रुप है इसमें फाइकोमाइसिटीज। देखिए, फाइकोमाइसिटीज में 2 ग्रुप आते हैं, एक जाइगोमाइसिटीज और एक ooमाइसिटीज। इन दोनों की विशेषता है कि इनके जो फंगस के माइसीलियम हैं वो अंदर से सेप्टेट नहीं है, अंदर से एक है, और बहुत सारे केंद्रक हैं, इसी कारण से इनको सिनोसिटिक फंगस कहते हैं। जैसे कि आपने सुना है राइजोपस म्यूकर या एल्ब्यूगो,
ठीक है, अभी आपने एल्ब्यूगो के बारे में सुना था कि व्हाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है सरसों में। तो फाइकोमाइसिटीज है ना, ये जो आपके दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये फाइकोमाइसिटीज के ही एग्जाम्पल हैं। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सली गड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अविकल्पी का मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इन्हीं में ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कवक जाल अपटी तथा बहु केंद्रित होते हैं। यह भी मैंने बताया कि बीच में सेप्टम नहीं होते हैं, अंदर से सारे केंद्रक घूमते रहते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि कैसे वहाँ पर स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं। तो जैसे कि ये एक माइसीलियम है, इसके टिप में स्पोरेंजियम बन जाएंगे, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलैंगिक स्पोर है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, इन्हीं को अपन स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। ठीक है, युग्माणु मतलब वो जो स्पोर लैंगिक जनन द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी या अलग अलग हो सकती है। अगर युग्मक एक जैसे हैं तो उन्हें होमोगैमीट कहेंगे। जैसे कि मान लो ये एक युग्मक है, ये दूसरा युग्मक है, दोनों एक जैसे हैं तो ये होमोगैमीट हो गए। लेकिन अगर एक छोटा है और एक बड़ी है तो यह एनाइसोगेमीट हो गए, है ना, आइसोगेमीट, एनाइसोगेमीट और ऊगेमस। देखिए तीनों को आप समझ लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, युग्मक मतलब अंडाणु शुक्राणु, है ना, दोनों अगर एक ही आकार के हैं तो आइसोगेमीट कहलाते हैं, समयुग्मक, दोनों गतिशील होते हैं। एक छोटा एक बड़ी होती है तो फिर ये एनाइसोगेमीट कहलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें भी दोनों गतिशील होते हैं, दोनों में है। लेकिन एक छोटा और एक बड़ी और बड़ी वाली अगतिशील होती है तो इसे हम ऊगेमस कहते हैं, ऊगेमस। ठीक है, ये आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ये ऊगेमस, तीन प्रकार के होते हैं जनरली। ठीक है, इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर और राइजोपस, ये रोटी, डबल रोटी वगैरह में उगने वाले कवक हैं। और एल्ब्यूगो, इसके बारे में मैंने बताया, सरसों पर परजीवी फंजाई है और ये श्वेत रस्ट जो है कीट रोग उत्पन्न करता है, जिसको अपन कहते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज। सफ़ेद सफ़ेद जो है इसके स्पोर्स उसमें देखने को मिलेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अब है एस्कोमाइसिटीज। देखिए एस्कोमाइसिटीज में हालांकि ईस्ट भी शामिल है। इनकी विशेषता ये है कि लैंगिक प्रजनन के बाद जो स्पोर बनाते हैं वो स्पोर एस्कोस्पोर कहलाते हैं। जिस स्पोरेंजियम में बनते हैं वो एस्कोस्पोरेंजियम कहलाते हैं या एस्कस कहलाते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जो मशरूम बनता है, उसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर एस्कोस्पोरेंजियम यानी एस्कस में बनते हैं और वो बनता है एस्कोकार्प यानी मशरूम में। इसे थैली फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि शैक का मतलब थैली, तो ये शैक जैसा बनाते हैं, थैली जैसा, इसलिए शैक फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशी जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशी जैसे पेनिसिलियम होती है। पेनिसिलियम के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि इससे हम एक एंटीबायोटिक निकालते हैं जिसका नाम पेनिसिलिन है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समल रागी, पशु विष्टा पे वृद्धि करने वाले समल रागी कहलाते हैं। ये बड़ा अच्छा शब्द है, आप जरा ध्यान रखेंगे। पशु विष्टा का मतलब क्या होता है? जो पशुओं के गोबर होते हैं उनमें वृद्धि करते हैं, उन्हें समल रागी यानी काप्रोफिलस, इंग्लिश में इसको कहते हैं काप्रोफिलस। ठीक है, जो समल रागी हैं, मतलब जो ग्रो करते हैं आपके गोबर में, पशुओं के गोबर में। कुछ परजीवी होते हैं जो बीमारी भी पैदा करते हैं, अपघटक यानी कि जो सड़े गले मरे पे ग्रो करते हैं। ठीक है, पशु विष्टा पे वृद्धि करते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। तो जैसा मैंने कहा था कि इसमें बीच बीच में सेप्टम रहेगा, ऐसे रहेंगे इसमें। ठीक है, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? देखिए ऐसे करके ऐसे इसमें बन जाते हैं और कोनिडियम जो है ऐसे 8 के आकार के बना लेते हैं इसके अंदर स्पोर्स, है ना। तो कोनिडियो स्पोर्स, ये दो प्रकार के एक्चुअली कोनिडिया जो यहाँ पर बनता है ना, थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये माइसीलियम है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे ऊपर में ही ऐसे
स्पोर्स बन जाते हैं, है ना, ओपनली, इसमें कोई स्पोरेंजियम नहीं बनता, तो इसे कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, और जिस शाखा पे ये बनता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, यही है, देखिए कोनिडिया बनते हैं और जिस शाखा पे बनते हैं उसे कोनिडियम धर यानी कोनिडियोफोर कहते हैं। ध्यान रखें कि फोर शब्द कहीं पर लिख रहा है तो वो उस ब्रांच को दिखाता है जहां पर वो बन रहा है। जैसे आर्किगोनियोफोर तो आर्किगोनियम उस ब्रांच पे बनेगा, कोनिडियोफोर या इंथ्रिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर, तो फोर मतलब वो ब्रांच जिसमें वो बन रहा है। ठीक है, ऐसा है। पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई स्पोरेंजियम नहीं बनते हैं, कोनिडिया ऊपर में ही बन जाते हैं। और ये छोटे छोटे जो अंगूर जैसे बने, ये कहीं जाकर के अंकुरित हो जाते हैं और नया कवक जाल बना लेते हैं। तो ये देखिए यही लिखा है यहाँ पर। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक है, इसको एस्कोस्पोर, और इसका जो स्पोरेंजियम है उसे एस्कस कहते हैं, और जिस मशरूम पे बनता है उसे एस्कोकार्प कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। अंतरजातीय रूप का मतलब है निषेचन द्वारा, दो अलग अलग जो फंगस है उनके में निषेचन होता है तब ये बनते हैं। ठीक है, ये एसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती हैं। तो एस्कस क्या है, ये बीजाणुधानी है जिसमें एस्कोस्पोर बनते हैं, और फलनकाय को अपन एस्कोस्पोर कहते हैं। देखो एस्कोकार्प कहते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर। ठीक है, ये बनते हैं एस्कस में। एस्कस क्या है, ये स्पोरेंजियम बनने वाले धानी है। एस्कस जो है जहाँ पर एस्कोस्पोर बनते हैं वो शेक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बनते हैं एस्कोकार्प में। और एस्कोकार्प क्या है, ये मशरूम जैसे फलनकाय हैं। ठीक है, इसमें बनते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण है, एस्परजिलस। देखिए एस्परजिलस नाइगर, ये क्या करता है, ये एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करता है, लंग का रोग उत्पन्न करता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका पूरा नाम है। ये राई में, सरसों में, बाजरा में ये जो है उत्पन्न करता है एक रोग जिसको अपन कहते हैं अर्गॉट रोग उत्पन्न करता है। और इसी कवक से ना एक नशा का पदार्थ निकालते हैं, नशा करने की पदार्थ है ना, उसे हम कहते हैं LSD। इसको खाने से नशा होता है। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से निकलता है। और न्यूरोस्पोरा क्रेशा इसका पूरा नाम है। जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। ये देखिए, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट शायद आप सुने होंगे, एक जीन एक एंजाइम थ्योरी हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टॉटम ने दिया था। वो न्यूरोस्पोरा क्रेशा पे ही काम करके दिया था। ये पिंक कलर का एक मॉल्ड है, ये भी रोटी डबल रोटी में ही उगता है। ठीक है, और इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि फंगस का हालांकि अब किंगडम अलग है लेकिन प्लांट जैसा है। तो और एनिमल में ड्रोसोफिला है। इन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं जेनेटिक्स को लेकर के, है ना। इसी कारण इसे पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। तो मॉरेल्स, ठीक है, इसको मॉरेल्स ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और ट्रफल ये दोनों ऐसे मशरूम हैं जिसको अपन खाते हैं, मशरूम पालन करके इसको बेचा भी जाता है। अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस ये देता है। ठीक है, अब है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो लैंगिक जनन के द्वारा स्पोर्स बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और जिसमें ये बनते हैं उसे बेसिडियम कहते हैं, और वो जिसमें होते हैं उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो इसमें भी वो ऐसी टाइप का चीज़ होता है जैसा कि ऊपर वाले में आपने देखा एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, इसमें मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल हैं, इनमें से कुछ को खाते भी हैं। ये मिट्टी में, लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक है, तो जो लकड़ी कटा पिटा टूटा लकड़ी है उनमें उग जा रहे हैं, जीवित में भी उगते हैं। जैसे कीट तथा कंड स्मट रोग। ठीक है, लेट जो है स्मट रोग है ना, ये जो है बेसिडियोमाइसिटीज के फंगाई द्वारा होने वाले रोग हैं, स्मट रोग, जिसको कंड रोग भी कहते हैं। और कीट रोग में कुछ रस्ट भी होते हैं। तो रस्ट जो है कुछ तो बेसिडियोमाइसिटीज से और कुछ एस्कोमाइसिटीज से। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है, इसमें भी पट होते हैं। इसमें जो है अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है।
ठीक है। जो इसके कवक जाल हैं उनमें विखंडन होता है और उसके द्वारा ये नए फंगस बनाते हैं। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। मतलब इसमें भी लैंगिक जनन होता है ऐसे करके, लेकिन अलग से जो है युग्मक धानी गैमेटेंजियम नहीं बनते हैं। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है। इनमें भी 2 केंद्रक बनेंगे ऐसे करके, जैसे मैंने पहले बताया, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं, है ना। और बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा म्योसिस द्वारा करते हैं और 4 बेसिडियम बीजाणु बनाते हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स 4 बन जाते हैं। तो क्या हुआ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि दो माइसिलियम पास में आए, ठीक है। ऐसे उनके सेप्टम है, वैसे ही जैसे पहले हमने देखा था। इसका केंद्रक इसमें शिफ्ट हो गया, ठीक है, 2 केंद्रक हो गए, डाइकैरियन। तो ये प्लाज्मोगेमी हुआ। अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ है, केंद्रक मिक्स नहीं हुए हैं। फिर केंद्रक मिक्स होंगे तो इसे अपन कैरियोगेमी कहेंगे। डिप्लॉइड केंद्रक बन गया, बाद में ये ऐसे बेसिडियम बन गया और इसके अंदर फिर म्योसिस द्वारा 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए, ऐसा है, ठीक है। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, है ना। बहिर्जात मतलब वो ओपन लूप उत्पन्न होंगे। बेसिडियम फलनकाय में लगे होते हैं, जिसे बेसिडोकार्प कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस मशरूम, ये खाते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले उसका फोटो भी दिखाया था मैंने आपको। अस्टिलोगोन्यूडा ट्रिटिकाई, ये समट रोग पैदा करता है उसमें, गेहूं में। और पक्सिनिया, ये आपने पहले ही देखा है, ब्लैक रस्ट उत्पन्न करता है, पेक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई। तो ये समट और रस्ट जो है ये उत्पन्न करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस, ठीक है। अब एक आखिरी फंगस है, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये आखिरी फंगस है ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं सिर्फ अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं। ये अत्यधिक विकसित फंगस माने जाते हैं, सबसे डेवलप्ड फंगस माने जाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होने के कारण से इनको अपूर्ण कवक या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। इसमें लैंगिक प्रजनन होता है ऐसा नहीं खोजा जा सका है अभी तक। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, ठीक है, ठीक है। केवल अलैंगिक प्रजनन वाले ही ड्यूटेरोमाइसिटीज में है, ये कह रहा है। और लैंगिक प्रवस्था जितने में मिले हैं उनको अपन बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज इनमें रख दिए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो पाई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया, क्योंकि पहले उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया था, बाद में उनको दूसरे में रख दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटी और बेसिडोमाइसिटी में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ लैंगिक वाले को ही रखते हैं। अगर लैंगिक मिल गया तो हटा देते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज से और इनमें रख देते हैं, एस्को में और बेसिडोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटी तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य, देखिए पटी शाखित, ये तो आपने देख लिया, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ बीमारी पैदा करते हैं, जैसे अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये आलू में बीमारी पैदा करता है, ठीक है। अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं, तो मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को रिसाइकल करने में ज़्यादा मदद करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई आलू में लेड ब्लाइट पैदा करता है। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम ये पैदा करता है इसमें गन्ने में, शुगर केन में। और ट्राइकोडर्मा ये उत्पन्न करता है स्किन डिजीज ह्यूमन में, ठीक है, एनिमल्स में, ऐसा है, ठीक है। अब ये पादप जगत है और जंतु जगत है, विषाणु हैं, है ना, इनके बारे में, और वायरॉइड हैं, लाइकेन है ना,
ये 7-8 स्लाइड बचे हैं अभी, तो इनमें अभी शामिल करना इसको ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा चैप्टर ये वीडियो, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल और अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, और इसको कंप्लीट करते हैं। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो हिंदी के क्लासेस हैं इनको आप ज़रूर अपने हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।